सारण गुरु के इस डिजिटल मंच पर आप सबका स्वागत है। पूर्व की भांति फिर हम लोग अपनी मैथमेटिक्स की यात्रा शुरू करें। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है ऑलमोस्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये थे इन्वर्सिबल मैट्रिक्स और कंपोजिशन। एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्सिबल फंक्शन और कंपोजिशन फंक्शन। एक्चुअली फंक्शन का कंपोजिशन और इन्वर्सिबल, ये दोनों चीजें ज्यादा बृहत रूप से पढ़नी थी पुराने सिलेबस में, लेकिन अब आपके नए सिलेबस में इस कंपोजिशन और इन्वर्सिबल को थोड़ा कम कर दिया गया है। यूं कहें तो केवल इन्वर्सिबल का इंट्रोडक्शन भर ही है। फिर भी जितना कुछ भी है उतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया है, एक्सरसाइज भी हम लोगों ने देखा था। अब उसके बाद हम आते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर के पहले आपको एक बात बता दें कि रिलेशन फंक्शन का एक और पार्ट था, पार्ट बी उसका, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अभी उसको इसलिए रोके हुए हैं ताकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री पे पूरा कमांड होना आवश्यक है। तो क्लास 11 के ट्रिगोनोमेट्री का एक बार रिव्यू करके और तब हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पे आएंगे, क्योंकि जब तक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं ठीक होगा तब तक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं ठीक होगा। तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। तो उसके पहले हम लोग इस मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को देख लें और फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का कुछ आइडिया देके और तब हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पे आएंगे। मैट्रिसेस में बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा, डेफिनेशन होगा। उसके बाद किसी मैट्रिक्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो चीज देखेंगे। उसके बाद कैसे कोई मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, वो चीज देखेंगे। तो इन सब चीजों को इस आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन पे। मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स होता क्या है। कोई भी चैप्टर जब भी आप लेंगे तो देखेंगे कि उसका नाम जो होगा वो प्लूरल फॉर्म में दिया होता है। इस चैप्टर का भी नाम मैट्रिसेस है। एक्चुअली मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म होता है मैट्रिक्स, उसका प्लूरल है मैट्रिसेस। चैप्टर का नाम मैट्रिसेस है, मतलब प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे सेट में भी आप देखेंगे तो सेट है सिंगुलर और सेट्स है प्लूरल, तो चैप्टर का नाम सेट्स होता है। ये क्लियर हो गया मैट्रिक्स और मैट्रिसेस का डिफरेंस। अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन पे। मैट्रिक्स है क्या, इसको सीधे तौर पर हम यह समझें तो मैट्रिक्स कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट है। मतलब अगर कुछ नंबर्स को हम एक प्रॉपर फॉर्म में रेक्टेंगुलर तरीके से अरेंज करके लिख दें तो वह अरेंजमेंट, सजा के रखने का वह तरीका बस मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी आंकड़े आपको दिए हुए रहेंगे उन आंकड़ों को केवल और केवल हमको एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में सजा के लिख देना होता है। जैसे मान लीजिए, इसको उदाहरण से अगर हम समझें, पहले डेफिनेशन उसका देख लें लिटरली। तो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स। ये mn नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एरी है, इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजेंटल लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस। मीन्स जो भी अरेंजमेंट हम बनाएंगे mn एलिमेंट्स का, उसमें कुछ हॉरिजेंटल लाइंस बनेंगी और कुछ वर्टिकल लाइंस बनेंगी। उस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसको उदाहरण से समझें। उसमें एक चीज और हम देखेंगे कि जो हॉरिजेंटल लाइंस बनेंगे उसको हम रो कहेंगे
और जो वर्टिकल लाइंस बनेंगे उसको हम कॉलम कहेंगे। कोई भी मैट्रिक्स, यहां यह भी दिया हुआ है, जनरली ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम जब डिनोट करेंगे तो वो कैपिटल में लिखेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आदि नोटेशंस से उसको हम डिनोट करते हैं। अब हम देखें कोई भी अगर मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं, या फिर जो डाटा दिया होता है वो किस तरह का डाटा दिया होता है। सपोज करिए किसी ने कहा कि गीता के पास इतने बुक्स हैं। मान लीजिए ये कहा जा रहा है कि गीता के पास 15 बुक्स हैं, इस तरह से इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो सीधे सीधे इसको हम लिखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर 15 लिख देंगे, ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। मीन्स मैट्रिक्स को हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट दोनों से ही डिनोट करते हैं, लेकिन जनरली प्रचलन में स्क्वायर ब्रैकेट आता है तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से उसको डिनोट करते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखेंगे कि सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर भी मैट्रिक्स को लिखा जाता है। अब सपोज करिए कि हमको ये डाटा दिया गया कि गीता के पास 15 बुक्स हैं, हमने उस 15 को ऐसे डाल दिया एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा मैट्रिक्स हुआ। अब इसको जो चाहे नाम दे दें, मान लीजिए हमने इसको ए कह दिया तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, ऐसे हो गया। अब इसके बाद इसी में अगर और कुछ जोड़ के एक दूसरा डाटा दिया जाए, मान लीजिए कहा जाए कि गीता के पास 15 बुक्स एंड 7 पेन्स हैं, इस तरह से इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करिए। तो इसके लिए हम ब्रैकेट बना के 15 बुक्स एंड 7 पेन्स ऐसे लिखेंगे। ये डाटा हमने समाहित कर लिया इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारा एक नया मैट्रिक्स बन गया। इसको कुछ नाम दे दें, सपोज करिए हमने b इक्वल टू कर दिया। अब इसी में और अगर डाटा बढ़ा दिया जाए, अगर मान लीजिए यह कह दिया जाए कि गीता के पास 15 बुक्स एंड 7 पेन्स हैं तथा मोहन के पास 9 बुक्स और 4 पेन्स हैं, इस पूरे को मिला के और एक मैट्रिक्स बनाइए। तो सपोज करिए अगर कहा जाए कि गीता के पास 15 बुक्स एंड 7 पेन्स हैं एंड मोहन के पास 9 बुक्स एंड 4 पेन्स हैं। अगर इसका मैट्रिक्स बनाना है तो अब हम इस चारों इंट्रीज को इस ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, 15 बुक्स एंड 7 पेन्स गीता वाले और 9 बुक्स एंड 4 पेन्स ये मोहन वाले। अब ये जो हमारा अरेंजमेंट हुआ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अब ये एक नया मैट्रिक्स हुआ। इसका भी कुछ नेमिंग कर दें, हमने C इज इक्वल टू दिस कह दिया। तो इस तरह से डेली लाइफ में जितने भी तरह के डाटा दिए गए हैं उन सारे आंकड़ों को इस तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बना के लिख देना ही मैट्रिक्स है। बस मैट्रिक्स में और ज्यादा आपको नहीं सोचना है ये क्या होता है, बस उन आंकड़ों को इस तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिख देना होता है। अब एक बात और जहन में आती होगी कि जैसे हमने लिखा कि गीता के पास 15 बुक्स एंड 7 पेन्स हैं, तो इसका एक और तरीका हो सकता था
कि हम ऐसे लिखें 15 बुक्स एंड 7 पेन्स। क्यों हम उसको केवल हॉरिजेंटली ही लिखेंगे? हम उसको वर्टिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे लिखें, चाहे तो ऐसे लिखें, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब यह हुआ कि इस एक मैट्रिक्स को हम अलग अलग दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स किसी भी एक आंकड़े से आप एक से ज्यादा तरह के मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे इसमें कि किसी एक दिए गए मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हैं, कितने तरीके से उसको लिखा जा सकता है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन हम यह जान लें यहाँ इन आंकड़ों से कि हमारा अरेंजमेंट कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स है कि जब होगा तो ऐसे ही होगा। हम चाहें तो यूं लिखें, चाहें तो इस वर्टिकल फॉर्म में लिखें। अब इसके बाद हम आते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट और मैट्रिक्स के ऑर्डर पर। इस मैट्रिक्स सी को अगर हम देखें तो यहां हमने देखा है सी में कि आपका ये दिया हुआ है, इसमें दो तरह की हॉरिजेंटल लाइंस बन रही और दो वर्टिकल लाइंस बन रहे हैं। अभी आपको मैट्रिक्स के डेफिनेशन में बताया गया कि ये mn एलिमेंट का अरेंजमेंट है जिसमें m हॉरिजेंटल और n वर्टिकल लाइंस होते हैं। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस यहां बन रहे हैं, ये और ये दो हॉरिजेंटल लाइंस बन रहे हैं, इन दोनों हॉरिजेंटल लाइंस को हम रो कहते हैं। तो ये फर्स्ट रो हुआ और ये सेकंड रो हुआ, मतलब इस मैट्रिक्स में दो रो है। तो इसको शॉर्ट में रो 1 को हम R1 भी कहेंगे और ये हमारा सेकंड रो है, रो 2 है, इसको R2 कहते हैं। किसी किसी मैट्रिक्स में और भी ज्यादा रो हो सकते हैं। अब यहां हम यह भी देख रहे हैं कि कुछ वर्टिकल लाइंस यहां बन रहे हैं। जैसे अगर इसको हम यूं देखें तो एक वर्टिकल लाइंस यहां बन रहा है और दूसरा वर्टिकल लाइन यहां बन रहा है। तो ये जो वर्टिकल लाइंस इसमें बन रहे हैं, इनको हम कॉलम कहते हैं। तो आपका ये हो गया कॉलम फर्स्ट, जिसको हम शॉर्ट में C1 कहें, और ये हो गया हमारा कॉलम सेकेंड, मतलब इसको हम C2 कहें। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स में हम रो और कॉलम को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। अब एक चीज हम ध्यान रखेंगे, मान लीजिए हमने एक नया मैट्रिक्स लिया, D इज इक्वल टू 2 5 7 3 एंड 4 6। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें हॉरिजेंटल लाइंस 3 बन रही और वर्टिकल लाइंस 2 बन रहे हैं। तो आपका ये पहला जो हॉरिजेंटल लाइन है ये रो 1 है, R1 है, आपका ये R2 कहलाएगा और ये R3 कहलाएगा। अगर कॉलम की हम बात करें तो कॉलम में हम देख रहे हैं कि ये हमारा C1 होगा और ये C2 होगा। अब इस मैट्रिक्स में कुल 3 रो बने और कुल 2 कॉलम बने। अब इसके ऑर्डर की बात आती है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ या क्या हुआ। तो ऑर्डर में हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने में कि पहले उसके रो की संख्या को लिखेंगे और फिर उसके कॉलम की संख्या को लिखेंगे। जैसे यहां पर 3 रो हैं और 2 कॉलम है,
तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/2 का। इसका प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे 3/2। तो ये मैट्रिक्स हमारा ऑर्डर 3/2 का है। इसी तरह से अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं, मान लीजिए हमने m इज इक्वल टू 1 7 9 केवल ऐसे ही लिया, यह भी एक अरेंजमेंट है, मतलब यह भी एक मैट्रिक्स है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हॉरिजेंटल लाइंस 3 बन रहे हैं, 1 2 3, और वर्टिकल लाइन हमारा केवल एक ही बन रहा है। तो ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये C1 है। तो जब इसके ऑर्डर को हम लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रहे पहले रो फिर कॉलम। तो रो इसमें 3 हो गए तो 3 और कॉलम 1 तो बाई 1। तो अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/1 का। तो इस तरह से कितने भी मैट्रिक्स दिए गए हों, कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो, पहले हम उसके रो और कॉलम की संख्या गिन के और उसके ऑर्डर को डिटरमाइन करेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। हम समझते हैं ऑर्डर में अब कहीं कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद एक बात आती है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, कि किसी भी दिए गए मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या कितनी है। जब आप ऑर्डर देखेंगे, जैसे यहां हम देख रहे हैं ये 3/2 का है, आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दें रो की संख्या को कॉलम की संख्या से, वो आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बता देगा। जैसे यहाँ 3 रो और 2 कॉलम्स हैं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। उसी तरह से ये 3/1 का है, इसका मतलब कुल अवयवों की संख्या 3 है। इस मैट्रिक्स में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर, ये 2 चीज क्लियर हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एक चीज और हम देख लें। जैसे मान लीजिए इसका ऑर्डर बताना, जितने भी मैट्रिक्स हैं सबका ऑर्डर होता है, कुछ ना कुछ सबका ऑर्डर जरूर होता है। तो अगर इस मैट्रिक्स को हम देखें तो इसमें भी एक रो है और एक कॉलम, तो ये हो जाएगा 1/1 का। अगर इसको देखें तो इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 का। अगर इस मैट्रिक्स पे गौर करें तो यहाँ 2 रो है और एक कॉलम है, ये हो जाएगा 2/1। इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो, हम हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर डिटरमाइन कर लेंगे, ऑर्डर हम आसानी से बता सकते हैं। अब हम आते हैं ऑर्डर के बाद कि किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन हम कैसे दिखाते हैं किसी मैट्रिक्स में। जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया, सपोज करें लेट A इज इक्वल टू 3 0 5 6 2 1। ये एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब कोई भी एक आंकड़ा हो सकता है, किसी भी एक डाटा का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ये हो सकता है। डाटा हमारा किसी तरह का, जैसे सपोज करिए किसी गांव में 2 किसान हैं, अलग अलग तरह का अनाज उपजाते हैं। तो कोई एक किसान मान लीजिए राधे श्याम है, वो 3 क्विंटल गेहूं और 0 क्विंटल मक्का और 5 क्विंटल धान उपजाता है। एक दूसरा उसी गांव में अगर मान लीजिए महेश है, वो 6 क्विंटल गेहूं 2 क्विंटल मक्का और 1 क्विंटल धान उपजाता है। इस आंकड़े को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो ये एक मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स का सिंपल अर्थ आप दिमाग में यह रखेंगे कि किसी भी तरह के दिए गए आंकड़े का वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, किसी बुक सेलर का अलग अलग सब्जेक्ट में बेचे गए बुक की संख्या हो सकता है। तो कोई भी आंकड़ा दिया गया, हमको बस उसको रेक्टेंगुलर वे में अरेंज कर देना है
वही अरेंजमेंट हमारा मैट्रिक्स हो जाता है। अब हम देखते हैं इस पर पोजीशन किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का। पोजीशन में हम ये ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए हमको 2 का पोजीशन बताना है, 2 किस प्लेस पे है इस मैट्रिक्स में। हम ये देखेंगे पहले कि 2 किस रो में आ रहा है और फिर किस कॉलम में आ रहा है। सेकेंड रो में आ रहा है, क्योंकि ये R1 है और ये R2 है, तो 2 आ रहा है R2 में, तो रो हो गया इसका सेकेंड और कॉलम भी हो गया सेकेंड, तो इसको हम A22 कहेंगे। 2 A किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक जनरल सिंबल है। अब A के साथ आप 1 1 लगा देंगे तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हुआ, 3 2 लगा देंगे थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट हुआ। तो इस तरह से A के साथ रो और कॉलम को लगाकर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन बताते हैं। जैसे मान लीजिए 3, ये हमारा A11 है। कैसे? तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 3 आता है, तो A11 इज इक्वल टू 3 हो गया। उसी तरह से A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट 0 हो गया, तो A12 हमारा 0 हो गया। A13 अगर कहा जाए तो क्या है? A13 का मतलब हुआ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो रो तो फर्स्ट है, थर्ड कॉलम का एलिमेंट 5, A13 हमारा 5 हो गया। इसी तरह से A21 अगर कहा जाए, इसका मतलब हुआ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 6 आता है, तो ये हमारा 6 हुआ। अगर A22 कहें, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ये हमारा 2 हो गया। तो ऐसे हम किसी भी दिए गए मैट्रिक्स के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन बता सकते हैं। अब इसमें एक चीज और हम देखें, आप बुक्स वगैरह में देखते होंगे आईजे के फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को लिखता है, तो वो जो फॉर्म है वो जनरल फॉर्म। जैसे अगर हमको अभी नहीं पता कि कितने रो और कितने कॉलम हैं किसी भी मैट्रिक्स में, तो हम सिंपली उसको ऐसे डिनोट करते हैं AIJ, ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। ब्रैकेट के अंदर AIJ लिख देंगे, मीन्स I रो एंड J कॉलम का ये मैट्रिक्स है। अगर पर्टिकुलर एलिमेंट को दिखाना होता है तो AIJ, इसका मतलब ये हुआ कि I हमारा कोई भी रो और J हमारा कोई भी कॉलम हो सकता है। तो इस तरह से जनरल वे में हम किसी एलिमेंट को ऐसे दिखाते हैं किसी भी मैट्रिक्स। तो ये आपका हुआ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन हम कैसे दिखाते हैं। अब आता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी हमने देख लिया पीछे कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। जैसे इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें हम A के, तो इसमें 2 रो बन रहे हैं और 3 कॉलम्स बन रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स में अगर रो कॉलम हम देखेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3 का। तो इस तरह से ऑर्डर हमारा क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसमें एक चीज और हम गौर करेंगे, जैसे कहीं कहीं आपको यह कहेगा, मान लीजिए इसमें कहता है कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, A इज इक्वल टू, सपोज करिए ये हमारा एक मैट्रिक्स है 7 2 5 4 6 1। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये कोई आंकड़ा है, आंकड़ा कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कोई बुक सेलर है,
दो तरह के शहर में जाके और अलग अलग सब्जेक्ट की बुक बेचता है। सपोज करिए छपरा में फिजिक्स की 7 बुक बेचा, केमिस्ट्री की 2 और मैथ्स की 5। फिर वही बुक सेलर एक दूसरे शहर सिवान में फिजिक्स की 4 बुक बेचा, केमिस्ट्री की 6 और मैथ्स की 1। हम उसके पूरे सेल को एक अरेंजमेंट बना के अगर लिख दिए तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब मन में बात एक यह भी आएगी कि अरेंजमेंट हम ऐसे ही क्यों बनाएं? हम सिटी को ऊपर रख लेंगे। मान लीजिए ऊपर हमने छपरा और सिवान डाल दिया और नीचे हमने सब्जेक्ट डाल दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब छपरा में फिजिक्स की 7, केमिस्ट्री की 2 और मैथ्स की 5 बुक बेच रहा है। फिर सिवान में फिजिक्स की 4, केमिस्ट्री की 6 और मैथ्स की 1 बुक बेच रहा है। तो अरेंजमेंट तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। हम क्यों बाध्य हैं कि जब अरेंजमेंट बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे? आप बाध्य नहीं हैं। आप चाहें तो ऐसे अरेंज करें और चाहें तो ऐसे अरेंज करें। आप ऐसे भी अरेंज कर रहे हैं अगर इस पूरे बुक के सेल को, तो यह भी एक मैट्रिक्स है और सही मैट्रिक्स है। आप और भी तरीके इसके हो सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इस पूरे सेल को ऐसे भी लिख सकते हैं 7 2 5 4 6 1। यह भी सही तरीका है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 2 5 4 6 1। यह भी तरीका। ये चारों तरीके ठीक है। अब इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी एक मैट्रिक्स को क्या हम अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसमें अगर चारों के ऑर्डर पर हम गौर करें तो यह जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/3 का। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1 रो और 6 कॉलम 1/6 का। यह जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 6/1 का। चूंकि रो 6 हो गए और कॉलम 1 हुआ। यह जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हुआ 3/2 का। तो हम एक ही मैट्रिक्स को इन 4 तरीकों से रिप्रेजेंट कर दिए। मतलब क्वेश्चन अब कुछ इस तरह के दिए रहेंगे कि किसी एक दिए गए मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दे देगा और कहेगा बताइए कि इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। जैसे इसमें अगर टोटल नंबर की हम बात करें तो 2 × 3 टोटल 6 एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन आपको यह कहेगा कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास 6 एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट कहेगा कि 6 है, 6 है, तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? मतलब 6 एलिमेंट वाले किसी मैट्रिक्स को हम अलग अलग कितने ही तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका आसान तरीका यह है यह फाइंड करने का कि पहले इस 6 को हम फैक्टराइज करें। तो अगर 1 से हम शुरू करते हैं तो 1/6 एक ये होगा। अब 2 पे आते हैं तो 2 से भी डिविजिबल है तो एक हो जाएगा 2/3। अब 3 पे आते हैं, 3 से भी डिविजिबल है तो एक होगा 3/2। अब 4 पे आते हैं, 4 से 6 डिविजिबल नहीं है, छोड़ देंगे। 5 पे अगर आवे, 5 से 6 डिविजिबल नहीं है, छोड़ देंगे। 6 पे अगर आते हैं तो 6 से डिविजिबल है तो 6/1 हो जाएगा। मतलब हमारा
टोटल पॉसिबल ऑर्डर यही हो गया। इन 4 तरीकों से हम किसी भी 6 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आपने देख लिया, एक 2/3 का, ठीक है, एक 3/2 का, ठीक है, एक 1/6 का, ठीक है, और एक 6/1 का, ये भी ठीक है। अब इन 4 तरीकों के अलावा कोई 5वां तरीका नहीं हो सकता है इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह के दिए गए रहेंगे कि किसी मैट्रिक्स में इतने सारे एलिमेंट हैं, उनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, या हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स दे कैन हैव। तो इसको हम आसानी से ऐसे फैक्टराइज करके और बता सकते हैं कि उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। अब एक तरह का क्वेश्चन और इसमें आएगा। मुख्य रूप से आपके पहले एक्सरसाइज में 2 तरह के क्वेश्चंस दिए गए होंगे। एक आपका होगा हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, और दूसरा होगा जनरल एलिमेंट देके और कहेगा कि एक इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें। जैसे हम एक कंस्ट्रक्शन पर लेते हैं, मान लीजिए अगर कहता है कि एक मैट्रिक्स बनाओ, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equal to this। यह जो दिया हुआ है aij equal to this, इसका मतलब हुआ कि ये जनरल एलिमेंट है। अभी आपको बताया गया था, हमको ये नहीं पता है कि किस रो और किस एलिमेंट का, किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है। आई और जे जनरल रो और जनरल कॉलम। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहां हमारे पास दिया हुआ है कि ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड आई माइनस 3j। एक जनरल एलिमेंट आपको दे दिया। अब इस जनरल एलिमेंट के आधार पर आपको एक 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। अब तरीका इसका ये है कि पहले हम एक 3/2 ऑर्डर का वर्चुअल मैट्रिक्स बना लें। मीन्स अपने से कुछ भी एलिमेंट मान के एक 3/2 का पहले मैट्रिक्स बना लें। तो लेट हमने A इज इक्वल टू एक बना लिया, 3/2 कह रहा है, मतलब रो 3 होंगे और कॉलम 2 होंगे, ये तय है। तो रो 3 का मतलब कि यहाँ 3 एलिमेंट आए ऐसे, और कॉलम 2 ही लेना है, ऐसे होगा। ये हो गया हमारा 3 रो और 2 कॉलम, तो 3/2 का मैट्रिक्स हो गया। अब इनके एलिमेंट को हम जनरल वे में भर दें, तो ये वाला कहलाता है A11, मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये हो जाएगा A12, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ये हो जाएगा A21, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये हो जाएगा A22, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ये हो जाएगा A31, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये हो जाएगा A32, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो पहले ऐसे हम 3/2 का एक मैट्रिक्स बना लें। अब इस दिए गए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे अपने इस दिए गए जनरल एलिमेंट के फॉर्मूला से। मीन्स अब A11 का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो Aij इतना दिया हुआ है, इसमें आप I की जगह पर 1 और J की जगह पर भी 1 डाल दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 1/2
मॉड 1 माइनस 3 इंटू 1 मीन्स 1 माइनस 3 माइनस 2 और बाई 2 माइनस 1। मॉड माइनस 1 का मतलब हो गया 1। आपका ये एक एलिमेंट निकला। अब सेकेंड एलिमेंट A12 फाइंड करिए। ये हो जाएगा 1 बाई 2 मॉड I माइनस 3j, तो I की जगह पर 1 और j की जगह पर 2 डालिए, तो 1 माइनस 3 इंटू 2 1 माइनस 6 माइनस 5 बाई 2, तो ये हो गया मॉड माइनस 5 बाई 2 मतलब 5 बाई 2। इसी तरह से A21 अगर हम निकालेंगे तो 1 बाई 2 मॉड 2 माइनस 3 इंटू 1 मतलब माइनस 1 बाई 2 मतलब 1 बाई 2। ऐसे ही A22 अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बाई 2 मॉड 2 माइनस 3 इंटू 2 मतलब 2 माइनस 6 मीन्स माइनस 4 मीन्स मॉड माइनस 2 मीन्स 2। A31 हो जाएगा 1 बाई 2 मॉड 3 माइनस 3 इंटू 1 मतलब 3 माइनस 3 0 मॉड 0 0 बाई 2 0, ये हो गया 0। A32 ये हो गया 1 बाई 2 मॉड 3 माइनस 3 इंटू 2 3 माइनस 6 माइनस 3 बाई 2, तो मॉड माइनस 3 बाई 2 का वैल्यू हो गया 3 बाई 2। अब इन सारे वैल्यूज को आप इनकी जगह पर रख दीजिए, यही आपका मैट्रिक्स बन गया। तो अब हम कह देंगे कि हैंस मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, अब A11 की जगह पर A11 का वैल्यू 1, A12 की जगह पर A12 का वैल्यू मीन्स 5 बाई 2, फिर 1 बाई 2, फिर 2, फिर 0 एंड 3 बाई 2। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, यही आपका मैट्रिक्स हो गया। अब आपको मुख्य रूप से यही दो चीजें इस चैप्टर में देखनी, जिनमें एक हो गया मैट्रिक्स जनरल एलिमेंट के आधार पर किसी भी मैट्रिक्स को कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे हम बनाते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल हम ले लें पॉसिबल ऑर्डर वाला, जिसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स में अगर इतने एलिमेंट हैं तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं। जैसे यहां कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट हो तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। सिंपल है, अभी आपको बताया गया कि पहले नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लिख लें, तो इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 8। अब ऑर्डर इसका वही फैक्टर करते जाइए, तो 8 का फैक्टर अगर 1 से लेंगे तो 1 बाई 8, एक ये हो जाएगा। अब 2 पे आते हैं है डिविजिबल, तो एक 2 बाई 4 हो जाएगा। 3 पे आते हैं डिविजिबल नहीं है, छोड़ देंगे। 4 पे आते हैं तो 4 बाई 2 हो जाएगा। फिर 5 से डिविजिबल नहीं है, छोड़ देंगे। 6 से नहीं है, छोड़ देंगे। 7 से भी नहीं है, छोड़ देंगे। अब 8 पे आते हैं तो एक 8 बाई 1 हो जाएगा। 8 से आगे जाने की बात ही नहीं। इसलिए इस मैट्रिक्स के भी ये 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हुए। आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में बस इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, कंस्ट्रक्शन और पॉसिबल ऑर्डर्स से रिलेटेड सारी चीजों को देखा। अब आप इससे मिलते जुलते और भी कुछ एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज बनाएंगे। अगर इतना तक में कहीं कोई डाउट हो तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करके और तब हम आएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।
तो जस्ट इसके नेक्स्ट वाला लेक्चर हम लोगों का होगा मैट्रिक्स के प्रकार पे, ये कितने तरह के होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, और बाकी डिटेल्स टाइप्स के हम लोग इसके अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। थैंक यू।